तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। जैसे जैसे हम लोग इस जो आजकल पूरा चर्चा का विषय जो एक केस बना हुआ है, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे याद आते हैं उसी किस्म के कुछ ऐसे वीआईपी केसेस जिनका इसी तरह से बहुत चर्चा चला, लेकिन आज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन किसी जिसको हम कहते हैं पुख्ता अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। सबसे पहले देखिए, पुराना केस है 93 के आसपास का। दिव्या भारती, एक यंग एक्ट्रेस, लव मैरिज करवाती है एक ऐसे परिवार के साथ जिनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा असर रसूख था। नाडियाड वाला फैमिली में उसकी शादी होती है और नाडियाड वाला फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में उस ज़माने में भी आर्म ट्विस्टिंग के लिए मशहूर गिनी जाती थी। उस फैमिली की उस ज़माने में दादागिरी चलती थी इंडस्ट्री में और लोग उनसे डरते थे। बहुत से कारण हैं उसके कि क्यों डरते थे, लेकिन जब उस घर में एक यंग पंजाबी लड़की की लव मैरिज हो जाती है तो वो लड़की जो ऑलरेडी सुपरस्टार थी, एक दिन अपने घर की बालकनी से वो नीचे गिरती है। जब बताया जाता है कि गिर गई और उसकी मौत हो जाती है। आज इतने सालों के बाद भी उस मर्डर की या उस केस की गुत्थी नहीं सुल सकी। ना तो पुलिस ने क्लियरली कभी इस बात से इनकार किया कि दिव्या भारती का जो केस था वो सुलझ गया है या नहीं सुलझा है, वेदर इट्स अ सॉल्व्ड केस और एन अनसॉल्व्ड केस, खुदकशी थी या मर्डर था, एक्सीडेंट था या कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ भी सामने नहीं आया। मुझे लगता है कोई ऐसी बात तो रही नहीं होगी कि उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने बराबर इन्वेस्टिगेट नहीं किया होगा, बराबर गवाह नहीं मिले होंगे, या दिव्या भारती के जो लोग थे उन्होंने पीछा नहीं किया होगा। ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी वो केस अंजाम तक नहीं पहुंच सका, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के इन्वॉल्व होने के बाद भी। उसके जो पिता ओपी भारती है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे उस ज़माने में। मैंने कई एपिसोड में जिक्र किया है कि हमारी एक पंजाब एसोसिएशन मुंबई में हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन तभी बहुत एक्टिव थी, आजकल एक्टिव नहीं है उतना। तो ओपी भारती जी, ओम प्रकाश भारती जी हमारे उस पंजाब उस एसोसिएशन के एक सीनियर कार्यकर्ता थे। बैसाखी की रात और दूसरे फंक्शन जो करते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। वो एक एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, न्यू इंडिया एश्योरेंस थी जो कोई ऐसी, और उनका जो घर था वो उसी सोसाइटी में था जहाँ पे मैं 11 साल रहा हूँ, चांद सोसाइटी जूहू पे। उन्होंने एक मेरे वो भी मित्र मेरे हैं अमर शर्मा, उनको किराए पे दिया हुआ था। बाद में कुछ केस वगैरह चला, कुछ टेनेंट का और मालिक का, तो हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती थी। तो भारती जी, ओपी भारती जी से मेरी हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मुलाकात होती थी। और जब ये हादसा हुआ उसके समय भी मैं उनको बड़े तरीके से, क्योंकि एक बाप की बेटी चली गई, अब उससे आपने कत्ल की बात करो या एक्सीडेंट की बात करो तो बड़े तरीके से करनी पड़ती है। तो कई बार हम जब मिलते थे, कभी उनके घर में, कभी मेरे घर में, कभी बाहर कहीं कंपाउंड में या कभी किसी फंक्शन में, तो उनको मैं कभी पूछता था कि भारती जी बाद में कुछ निकला उसमें से, कुछ हुआ? तो वो हमेशा बड़े संयम से, बड़े धैर्य से बोल देते थे कि मुझे नहीं लगता उसमें कुछ फाउल प्ले था, अब हमारी बेटी थी, एक्सीडेंट था, हो गया। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे लेकिन शक भी नहीं करते थे। शायद यही एक कारण है कि पुलिस ने भी ये बेहतर समझा कि उस केस की पूरी कार्रवाई जो है उसको बंद करके कपड़ों में लपेट के फाइल रख दी ताकि दोबारा कभी खोले नहीं। जब घर वाले ही उसकी पूरी पैरवी नहीं करना चाहते तो पुलिस के लिए काम आसान हो जाता है। कुछ इसी किस्म की बात देखिए दुबई में हुई बाद में। श्रीदेवी का
एक्सीडेंटल डेथ आप सबने सुना। दुबई का एक पॉश होटल जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रह रही है। नहाने के समय जो बाथरूम का जो पूल है अंदर, छोटा सा टब, बाथ टब जिसको कहते हैं, उसमें डूबने से उसकी मौत दिखाई गई है। दुबई पुलिस ने इंक्वायरी की। थोड़ा सा ये निकला कि ड्रग ओवर यूज से शायद वो अपने आप को काबू में नहीं रख सकी, ड्रग का एंगल आया। अब दुबई में ड्रग मिली कहाँ से उनको? अगर ड्रग लेके गए हैं तो डेफिनेटली हिंदुस्तान से कस्टम को क्रॉस करके गए, दुबई में कस्टम को क्रॉस करके गए, या वहाँ से किसी लोकल आदमी से ली तो भी ड्रग दुबई में पहुँची। तो इससे कई बातें सामने आती है कि एक तो जो ड्रग कनेक्शन है वो भारत में नहीं दुबई में भी चलता है। और हमारे जो VIPs, बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स दुबई जाते हैं तो उनको वो सब कुछ वहाँ पे मुहैया हो जाता है जो उनको मुंबई जैसे शहर में चाहिए होता है। तो वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतने बड़े दूसरे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर से शादी हुई और उसकी इस तरह नेग्लिजेंस से डेथ होना, ये बहुत अजीब लगता है। श्रीदेवी को पहली बार बाथरूम के टब में नहीं नहाने गई होगी, श्रीदेवी ने पहली बार कोई ड्रग नहीं ली होगी, श्रीदेवी पहली बार दुबई नहीं गई होगी। तो जो आदमी का एक रूटीन बनता है वो कहीं वो वैसा ही होता है। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसने ज़्यादा ड्रग ले ली और बाथरूम से निकलने की हिम्मत नहीं हुई, बॉडी ने साथ नहीं दिया, सेंसेस ने साथ नहीं दिया और टब में उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में इंक्वायरी भी होती है, लेकिन 2-4 दिन में खुर्द बुर्द होके सब खत्म हो जाता है। तो VIP केसेस को सुलझाने में कहीं ना कहीं कमी क्यों रह जाती है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। या तो VIP खुद, उनकी फैमिलीज नहीं चाहती कि मामला और आगे बढ़े, जिससे हमारे जो फैमिली के रिश्तेदार हैं उनकी ज़िंदगी को कुरेदा जाए, उसको उसकी एक एक बात पब्लिक के सामने आए। तो वो खुद ही चाहते हैं कि जो होना तो हो गया, अब इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन एक केस ऐसा हुआ जहाँ पे फैमिली के हर मेंबर ने कहा कि इसकी इंक्वायरी करवाओ, और उसकी एक नहीं 3 इंक्वायरीज हुई, लेकिन निकला फिर भी कुछ नहीं। वो था सुशांत सिंह राजपूत का केस, मुंबई का केस। तीसरी बार एक यंग लड़का जो टेलीविज़न में काम करते करते बड़ा स्टार बन गया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, नाम कमाई, लेकिन उसके साथ साथ जो नशे की आदत थी, जो टेली सीरियल में काम करते करते पड़ गई थी, उसका केस होने के बाद मैंने उसके साथ काम करने वाले 4-5 लोगों से बात की थी जो डिफरेंट सीरियल्स में उसके साथ काम कर चुके थे। वो सबका मानना था कि ये चर्च गांजा सेट पे आम बात थी और सुशांत सिंह राजपूत भी नशे का सेवन किया करता था। ये बहुत से लोगों ने बताया। लेकिन मैं फिर वही पॉइंट पे आता हूँ कि एक आदमी जो जब टेली सीरीज के लिए काम करता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है कि समय पे पैसे नहीं मिलते। आप बड़ा घर ले लेते हो, बड़ी गाड़ी ले लेते हो, उसकी किस्तों का अदायगी करनी होती है, वहाँ पे टेंशन ज़्यादा होती है। तो तभी तो आदमी भरता नहीं ड्रग का यूज़ करके, इस्तेमाल करके। और जब बड़ा स्टार बन जाता है, जब उसकी फाइनेंशियल चिंता खत्म हो जाती है, उसका समाज में रुतबा बढ़ता है, उसका नाम बढ़ता है, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, उसके रिलेशन बढ़ते हैं, उसके बाद उसको क्या हो जाता है कि नशे के सेवन में आके किसी तरह वो खुदकशी कर ले। ये कुछ बातें समझ में आती नहीं, और शायद वो पुलिस के समझ में भी नहीं आती। अगर आती तो वो फैसला हो गया होता। उस केस में उसके सब रिश्तेदारों ने, उसकी बहनों ने, भाइयों ने, बाप ने, माँ ने, पॉलिटिशियंस ने, डिफरेंट पार्टीज़ के सोशल ग्रुप्स बनाए गए, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत SSR। तो कैंडल लाइट विजिल निकाली गई, दीवे जलाए गए, मोमबत्तियाँ जलाई गई, और 3 एजेंसीज ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की। मुंबई पुलिस तो कर ही रही थी, उसके बाद CBI,
उसके बाद NIA, तो कितनी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी केस अभी भी क्लोजर जो उसकी हुई है वो शक के दायरे में है। लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो सुसाइड था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कमी होती है। पुलिस अपनी खोज पड़ताल से पब्लिक को एक तरीके से ये सिद्ध नहीं कर पाती कि जो हमारी फाइंडिंग है वो सही है। उनका खुलासा पब्लिक को हजम नहीं होता, तो जो पुलिस कहती है उसको नकारा जाता है। पब्लिक अपना एक व्यू बना चुकी होती है जो जनरल पॉपुलर परसेप्शन पे बेस्ड होती है। इस केस में लोगों का मानना था कि उस शख्स ने खुदकुशी नहीं की है। वो ये चाहती थी कि पुलिस इस किस्म का कोई अपनी जानकारी दे कि ये मर्डर था। बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए। उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के खानदान का नाम लिया गया। आदित्य ठाकरे को एक तरीके से कटहरे में खड़ा कर दिया गया। बड़े बड़े और एक्टर्स का जो फिल्म इंडस्ट्री में माफियाडम चलती है, ग्रुपिज्म चलता है, सलमान खान का नाम उभरा, आमिर खान का नाम उभरा, शाहरुख खान का नाम आया, और उसी तरह जो जौहर है, करण जौहर का नाम आया। तो इस किस्म के जो फिल्मी माफियाज हैं जिन्होंने, मैं इनको इकोनॉमिक माफिया बोलता हूँ, ये कोई गोलियाँ चलाने वाले, चाकू चलाने वाले क्रिमिनल नहीं हैं। ये इकोनॉमिक माफिया है। फिल्म इंडस्ट्री के पैसे को किस तरीके से काबू करना है, ये 3-4 लोगों ने करके रखा हुआ है। इनकी फाइनेंशियल दादागिरी चलती है फिल्म इंडस्ट्री में। नए आदमी को आने में बहुत तकलीफ़ होती है। इन लोगों से आप पंगा किसी ने ले लिया तो उसको भिखारी बना देते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं। मैं लोगों की परसेप्शन से सहमत हूँ। हो सकता है इसी किस्म का कांड सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ हो, लेकिन इस बात का खुलासा हमने और आपने नहीं करना है। ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। यही एक कारण है कि लोगों को आज भी इस बात पे रंजिश रहती है, शक होता है कि कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अधूरी तो नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एक नहीं 3 एजेंसीज ने उस केस में काम किया है। मुंबई पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, CBI है, NIA है। अगर ये तीनों बड़ी एजेंसीज हिंदुस्तान की उसको सुसाइड कह देती हैं तो उसको नकारना भी कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन पब्लिक परसेप्शन आज तक नहीं बदली है, तीनों केस में नहीं बदली है। लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है कि दिव्या भारती ने सुसाइड हुआ, एक्सीडेंटल डेथ हुआ, सुसाइड नहीं, एक्सीडेंटल डेथ। श्रीदेवी को एक्सीडेंटल डेथ, और यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बाय सुसाइड। तो तीनों में एक्सीडेंटल डेथ होती है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जहाँ पुलिस कुछ नहीं करना चाहती वहाँ वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। अब जब मैं सिद्धू मूसेवाले का केस देखता हूँ, आज 16-17 दिन हो गए हैं इस कांड को। इतना बड़ा हादसा पंजाब में हो गया, एक भी कोई काम का एक्यूज्ड पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। अभी तक तो यही कवायद चल रही है कि शार्प शूटर किसको घोषित किया जाए। पहले तो कहा गया कि हरियाणा के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के शार्प शूटर आए थे, कोई पुराना फौजी था, कोई ये था वो था। अब सबको भूल के इस बात पे पुलिस लगी है कि मुंबई से 2 शार्प शूटर आए थे। और कल जो मुंबई पुलिस ने अपना एक प्रेस नोट रिलीज़ किया है मराठी में, मैं उसकी तस्वीर है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। उस नोट में महाराष्ट्र पुलिस ने सीधा साधा लिखा है कि हमारे एक केस में ये एक आदमी वांटेड था, 2 आदमी वांटेड थे, सौरभ और संतोष। इनको ढूंढते ढूंढते हमने सौरभ को पहले पकड़ लिया, दूसरे को हमने पीछा करते करते कल रात उसको हमने कच्छ के भुज इलाके में और उसके एक और साथी सूर्यवंशी के साथ संतोष को पकड़ लिया। और प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि संतोष जो सूर्यवंशी है
उसने संतोष को शरण दी थी। और अब यहाँ पे मीडिया में आ रहा है कि वो दोनों शार्प शूटर थे। मुंबई पुलिस जिसने अरेस्ट किया वो कहती है कि उसने उसके यहाँ शरण ली हुई थी, उसको पनाह दी हुई थी। उसने संतोष ऑन द रन था, भगौड़ा था, भागा हुआ था। अगर आप देखें पिछले 3-4 दिन से किसी भी केस में जब मुंबई कनेक्शन आता है तो वो टीआरपी बन जाता है। हर न्यूज़ चैनल की टीआरपी जंप कर जाती है जब मुंबई कनेक्शन उस केस में आ जाता है। और मुंबई कनेक्शन के साथ थंडरबर्ड का कनेक्शन। सब टेलीविज़न चैनल ने एक तस्वीर उसमें किसी ने दे दिया कि एक यंग लड़का जिसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है अभी, उस लड़के की तस्वीर है अरुण गवली की बीवी आशा गवली के साथ। और उस तस्वीर को दिखा के जब बना दिया कि जो वही लड़का है जिसने मूसे वाले पे गोली चलाई थी, जो शार्प शूटर है अरुण गवली गैंग का। अरे भाई, हमने सैकड़ों शार्प शूटर मुंबई के देख लिए। 60-70 तो अरुण गवली के शार्प शूटर मारे गए पुलिस मुकाबलों में, गैंगवार में। उनमें से किसी की तस्वीर आशा गवली के साथ नहीं थी। दाऊद इब्राहिम के सैकड़ों शार्प शूटर मारे गए, छोटा राजन के मारे गए, उनकी किसी की तस्वीर इनकी बीवियों के साथ नहीं थी, ना इनके साथ भी नहीं थी। तो क्या मजाक बन रहा है मीडिया में एक बात को हवा देने के लिए। अब आशा गवली ने एक इंटरव्यू दिया एक मराठी चैनल को। उसने कहा कि मैं किसी काम से पूना गई हुई थी तो ये लड़का कहीं से मेरे को मिलने आया, मुझे नहीं मालूम कौन है। हमारे घर में हज़ारों लोग आ जाते हैं मिलने वाले, आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चाय पानी पीते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जितने मूसा वाला के घर में सैकड़ों लोग रोज़ आते थे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, सेल्फी खिंचा के चले जाते थे। तो ये जब एक आपका सेलिब्रिटी स्टेटस होता है, वो रियल लाइफ में हो या क्राइम की लाइफ में हो, तो लोग आपको मिलने आएंगे। तो उस तरीके से उसकी फ़ोटो मिली। वो फ़ोटो को देख के लोगों ने कि आशा गवली, अरुण गवली की वाइफ, उसने ये भी बोला कि 20 साल से हमारे जो सोकल्ड गैंग था उसमें कोई मर्डर हुआ ही नहीं। हमारा अभी कोई काम धंधा नहीं है क्राइम का, हम तो रियल एस्टेट के बिज़नेस में, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है शार्प शूटर रखने की। अब बताइए, उसकी बीवी का वो स्टेटमेंट तो कोई सुनाता नहीं। वो एक फ़ोटो दिखा के बोल देते हैं अरुण गवली का शूटर। और पूना से हमने पूरी इंक्वायरी कर ली। कल का प्रेस नोट कहता है कि ये आदमी एक केस में वांटेड था हमारे रिकॉर्ड में, और हमने उसको ढूंढ लिया, पकड़ लिया। अब वो 20 तारीख तक हमारे पास रिमांड पे है। उस प्रेस नोट में कहीं भी पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, मूसेवाला कत्ल केस, किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। तो लोगों का ये बार बार हेडलाइन में देना कि मुंबई पुलिस ने 2 शार्प शूटर को पकड़ लिया, आज तक हमने कभी नहीं सुना पिछले 50 साल की अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में कि मुंबई के किसी शार्प शूटर ने गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं और जाके ऐसा काम किया हो। ये वो लोग जाते नहीं हैं, उनका एक अपना करैक्टर है। वो वहीं जाते हैं जहाँ उनको उनकी भाषा बोलने वाले लोग मिले, जहाँ से उनको कोई रहने की ठिकाना मिले, उनकी अपनी भाषा। और लोकल महाराष्ट्रियन जो है वो हिंदी बराबर नहीं बोल सकता हर आदमी, तो बाहर जाके उनको कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग नहीं समझते हैं। फिर उनका डिक्शन अलग होता है, बोलने का तरीका अलग है। आप कहीं भी बाहर जाके रहोगे तो आप 2 दिन में पहचाने जाओगे कि आप महाराष्ट्र के हो। तो वो लोग नहीं जाते हैं, वो उनका ये करैक्टर में नहीं है। वो दे लव देयर ओन स्टेट, वो अपने महाराष्ट्र में कुछ भी कर लेंगे लेकिन बाहर जाना नहीं पसंद करते, पैसे के लिए नहीं, क्राइम के लिए तो छोड़ो। तो मुझे नहीं लगता ये सब कहानी क्यों बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं एक साजिश है जो दिल्ली में बैठ के कुछ लोग कर रहे हैं, वो उसमें पुलिस वाले हों या कुछ और लोग हों। वो इस बात पे तुले हुए हैं कि मूसेवाला की इंक्वायरी को किसी तरह से अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाए और उसको घुमा फिरा के कुछ ऐसे लोगों के सर पे मर दिया जाए जो दिल्ली सरकार के लिए प्रॉब्लम का बन सकते हैं। कल एक बहुत बड़ी एक
कॉन्स्पिरेसी है जो होने वाली है। तो लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्रीदेवी या दिव्या भारती या सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह इस केस को उलझा दिया जाए, इसको लटका दिया जाए। इसका फैसला होना चाहिए, बहुत संगीन मामला है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। अब भले मुंबई के शूटर को पकड़ो, लेकिन सिद्ध करो कि उन्होंने ये काम किया है। इन बातों के साथ आज का एपिसोड यही ख़त्म करेंगे। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।